अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है तो ये पॉलिटिकल विन से ज्यादा आइडियोलॉजिकल विन होगी भारतीय जनता पार्टी की। और क्यों? भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और काली मां की देवधरा फिर अपना रूप संभाली। भाजपा सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है। भाजपा नहीं चाहती कि आपके मुद्दे तय हिंदू मुस्लिम का डिबेट हो, धर्म का धंधा हो, नफरत के नाम पर चुनाव जीतकर आने वाले लोग किसी आइडियोलॉजी की नहीं। हृदय मोरे काबा दो नयने मदीना। कौन बोला? आपकी सांसद बोली, सैनिक हो बोलिए, भगवान राम मुसलमान थे, ये कौन बोला? इनके आगे सांसद बोले। और सुनिए, ममता जी ने कहा, सुनो, जय सिया राम कहते हैं हम लोग। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। वोटिंग हो गई, एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए, लेकिन बंगाल की सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे बड़ा बवाल मचा है भवानीपुर में, जहां से खुद सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भवानीपुर में बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोला गया। इसके बाद टीएमसी के बड़े बड़े नेता वहां धरने पे बैठ गए। इसके बाद पूरे सीन में ममता बनर्जी की फिल्मी एंट्री होती है, जो रात करीब 8 बजे ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंच गई और लगभग 4 घंटे अंदर रही। उनका अधिकार नहीं था अंदर रहने का। बाहर हालात ऐसे बन गए कि लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए और बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को अभी से हार का डर सताने लगा है, इसलिए यह पॉलिटिकल ड्रामा, सियासी ड्रामा शुरू कर दिया है जमीन पर। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई है। बांग्लादेश में एक सांसद ने वहां की पार्लियामेंट में कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत गई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाया जाएगा और यह बहुत खतरनाक होगा। सवाल है कि क्या बीजेपी जो आरोप लगाती रही है इसे बांग्लादेश के सांसद भी अब कंफर्म कर रहे हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच एग्जिट पोल को लेकर भी चर्चा और इस नए डेवलपमेंट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ, बड़े नेताओं के साथ। देश की सबसे धारदार बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे क्या आए? टीएमसी की सियासी बेचैनी बढ़ गई। भवानीपुर में टीएमसी ने बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सीएम ममता बनर्जी भी रात 8 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में मौजूद ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची और लगभग 4 घंटे अंदर रही। देर रात करीब 12:15 बजे वो बाहर निकली। इस बीच रात 9:30 बजे लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। टीएमसी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील बंद है। आयोग ने ये भी कहा कि जिस वीडियो को आधार बनाकर हंगामा किया जा रहा है वो असल में पोस्टल बैलेट की छटनी से जुड़ा है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि सभी पार्टियों को इसकी सूचना पहले से ही ईमेल के जरिए दे दी गई थी, लेकिन टीएमसी के प्रतिनिधि वहां पहुंचे ही नहीं। वो पोस्टल बैलेट का रूम था, ठीक है, उनको काम करना था। 4 बजे तक कोई नहीं आया, ऐसे काम को 4 बजे स्टार्ट करना है। उसके बाद जब काम कर रहे थे उसके बीच में जो है हलचल सुन के 2 कैंडिडेट आए, एक इलेक्शन एजेंट आया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, देख लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम जहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रखा हुआ है ईवीएम, वो देख लिया, पूरा सील है, जैसे सील था वैसे ही है। लेकिन इस देसी सियासत के बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई। बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने वहां के संसद में कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होती है तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रुकेगा और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाया जाएगा और ये बहुत खतरनाक होगा। আমরা এমন একটা রিজিয়নে, আঞ্চলিক একটা অবস্থায়, পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি।
এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে, আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन आपका आज की चर्चा के अंदर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकप्रिय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रही है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी लड़ रही है। मेरे साथ इस चर्चा में वोट वाइफ के अमिताभ तिवारी जी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। तमाम सवाल एग्जिट पोल को लेकर आप अमिताभ तिवारी जी से पूछ सकते हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। संजीव झा है, सिटिंग एमएलए है और लगातार 3 बार से एमएलए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ बादल देवनाथ है, टीएमसी के, उनका स्वागत है। और जनता जनार्दन जो 5 राज्यों में वोट डाल के आई है, उसका भी अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 5 राज्यों में किसका साम्राज्य? एग्जिट पोल आ चुके हैं, सब अपने अपने क्लेम्स कर रहे हैं। एग्जिट पोल अधिकतर बंगाल में आपको जीता हुआ दिखा रहे हैं, असम में आपको जीता हुआ दिखा रहे हैं, तमिलनाडु में खिचड़ी टाइप की मूवमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन मूलतः डीएमके और कांग्रेस को एज है। क्या आपको लगता है अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है, तो ये पॉलिटिकल विन से ज्यादा आइडियोलॉजिकल विन होगी भारतीय जनता पार्टी की, और क्यों? देखिए, जो एग्जिट पोल ने संकेत दिखाए हैं, सामान्यतः माना जाता है कि एग्जिट पोल दिशा सही दिखा देते हैं और उसके बाद जो अंतिम परिणाम आते हैं वो इस पर निर्भर करता है। जैसे बिहार में उन्होंने दिशा यही दिखाई थी कि एनडीए की सरकार बन रही, मगर निर्णायक रूप से हमारे पक्ष में आई। तो हमें उम्मीद है कि जब ये वास्तविक परिणामों में तब्दील होंगे तो ये बहुत ही निर्णायक रूप से, प्रभावी रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। इन चुनावों की जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी? वैचारिक धरातल पर देखें तो ये चुनाव किस आधार, किन राज्यों में लड़ा जा रहा था? तमिलनाडु, केरल जहां मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तमिलनाडु जहां बाकायदा लगातार कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। वह पश्चिम बंगाल जहां पर की मुख्यमंत्री कहती हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी कुछ मिनट में कर देगी, जहां मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। मतलब जो बाबर कभी बंगाल आया ही नहीं, भारत से लेना देना नहीं, पैदा हुआ उज्बेकिस्तान में, मरा अफगानिस्तान में, और मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में। अब आप सोचिए असम में जहां पर सबसे बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चुनाव किसके पक्ष में था? एक तरफ एनडीए थी और एक तरफ इंडी। तो इंडी गठबंधन वालों का जो आधार था, जो पूरा जोड़ रहा था उनको, इसमें एक खासियत और आप समझिए, इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है। किसी ने राहुल गांधी को चुनाव के लिए कहीं नहीं बुलाया सारे राज्यों में। इनका केवल एक पॉइंट जोड़ता था, वो था घुसपैठिया। उस पर सब लोग एक साथ थे। तो प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो एक उनके लिए उद्घोष किया जाता था, गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। अब अगर ये लोग आएंगे तो इंडी गठबंधन के लिए क्या उद्घोष होना चाहिए? मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, सनातन धर्म विध्वंसक, घुसपैठिया संरक्षक, जलवा अफरोज होने जा रहे हैं। जी। मगर मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में विशेषकर हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रवाद की गंगोत्री से शुरू होती है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश में आती है, संगम में जमुना जी से मिलती है, फिर बिहार में जाती है। इन 3 जगहों तक तो गंगा राष्ट्रवाद की अविरल आ चुकी है। अब गंगा सागर तक का जो क्षेत्र बचा था उसमें आप समझिए इन चुनाव परिणाम के बाद विकास और राष्ट्रवाद की अविरल गंगा आएगी। तो एक पंक्ति में कहूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, और काली मां की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। ठीक है, मैं अब आपका रुख करता हूं। एक अल्ट्रा लेफ्ट राज्य अल्ट्रा राइट होने के लिए जा रहा है, और मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आखिरकार टीएमसी इतनी व्याकुल क्यों है? एग्जिट पोल आए हैं, अब स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी 4 घंटे जाके बैठ गई। ऐसा सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है। मुख्यमंत्री क्यों बैठ गई? इतनी व्याकुल क्यों हो गई मुख्यमंत्री? 1 मिनट आपके पास है, मेक योर पॉइंट। अमित शाह का दफ्तर से हर नेशनल चैनल, लोकल रीजनल चैनल पे एक लेटर आया एग्जिट पोल के बारे में, और उसका कॉपी भी उनके पास, ममता बनर्जी के पास चला गया, और उन्होंने खुद कह रहे। और एग्जिट पोल आज जो एग्जिट पोल 8 कंपनी दिखा रहा है, एग्जिट पोल का एक के साथ एक और कोई तालमेल नहीं है।
सब अलग अलग है। एक दिखा रहा है 107, 180। दूसरा बात है घुसपैठिया। मैं बार बार बोल रहा हूं अमित शाह जी, बीएसएफ आपके साथ है। आपने पहले 5 किलोमीटर तक अंदर बीएसएफ घुस सकता, अभी 50 किलोमीटर आपने आइन किया, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश से पाकिस्तान से क्यों घुसपैठा रहा है? आप 550 किलोमीटर का मांग रहा है ममता दीदी, सर्कुलर आप लोगों के पास नहीं, लेकिन 4,500 किलोमीटर आप क्यों ना रहे, लेकिन एक भी घुसपैठा बंगाल में नहीं मिला। अमित शाह जी पार्लियामेंट के खुलेआम का जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो हिंदू आएगा वो शरणार्थी, और पाकिस्तान जो आएगा उसको प्रमाणित करना पड़ेगा वो भारतीय है कि नहीं। लेकिन 60 लाख हिंदू, बंगाली हिंदू का नाम आप डिलीट क्यों किया? आप तो ऐसे ही कर सकते। तो ये तो चुनाव में दादा सर 1 मिनट दिया सर, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपने बोल दिया आप 60 लाख का हिंदू का नाम डिलीटेड है, 30 लाख मुसलमान। आसाम में आप भी गए, मैं भी गया था, 14 लाख हिंदू बंगाली का नाम नहीं है, 27 लाख मृतों। वो तो ऐसे मृतों को तो ट्रांसफर मृतों के ऐसे तो कैंसिल कर सकते बीच में, जो हर इलेक्शन में होता है। लेकिन 60 लाख हिंदू का नाम क्यों नहीं आप हिंदुत्व का नाम करते? और ममता दिन का डर के बात कर रहे। एक इंटरेस्टिंग लास्ट पॉइंट सर, एक जुबा काल वायरल का वीडियो फेसबुक वायरल कर रहे सर, वो गुजरात से है, भवानीपुर क्षेत्रों का नहीं है। स्ट्रांग रूम में 3-4 लोगों के लिए घुस गया। वो खुद बोल रहा है मैं गुजरात से हूं, यहां का वोटर नहीं हूं, लेकिन स्ट्रांग में घुस गया, उसके लिए बवाल शुरू हो गया। सर आपको देखना पड़ेगा, आप संसद में अमित शाह को पूछना पड़ेगा, जो वो व्यक्ति और जुबा बोल रहा है, फेसबुक लाइव किया, ममता दीदी उस वीडियो को दिखा रहा है, इसलिए ममता दीदी स्ट्रांग में 4 घंटे आपके 4 घंटे क्यों स्ट्रांग में? लेकिन अब आपने बात को रखा, तो सर आप सांसद हैं, आपको आंसर देना पड़ेगा प्लीज। अब आपने अपनी बात को रखा, 1.5 मिनट आपने पूरा रखा। अख्तर हुसैन है बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में जीत, ये सुनना चाहिए सब दर्शकों को भी, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी, ये खतरनाक है। यानी अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो डर बांग्लादेश को क्यों लग रहा है? सुधांशु त्रिवेदी, उसका मैं उत्तर देता हूं सब प्रमाण। 2024 का लोकसभा चुनाव था, बांग्लादेश के अखबार द मॉर्निंग स्टार में आर्टिकल लिखा गया, मोदी हैज टू गो। भाई चुनाव तो भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में काहे आर्टिकल लिखे जा रहे थे विपक्ष के नेताओं के द्वारा? और 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते हैं। यह वो सीट है जिसके बारे में असम के मुख्यमंत्री कहते हैं दिस इज मिनी बांग्लादेश। धुबरी, बरपेटा, मालदा, जहां पर सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, वहां पे सबसे ज्यादा जीत होना यह दर्शाता है कि वास्तविकता में बांग्लादेश के अखबार में लिखा क्यों जा रहा था और सबसे बड़ी जीत जहां पे दर्ज हुई। इसके बाद किसी को कोई समझने में कोई कंफ्यूजन रह जाता हो तो मेरे विचार से यह भी मैं बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा गुजरात के व्यक्ति, अरे साहब गुजरात से यूसुफ पठान आया जो कि गुजराती था, बांग्ला का एक शब्द नहीं बोल सकता था, अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। तब तृणमूल कांग्रेस को बंगाली गुजराती नजर नहीं आया। कारण क्या है? एक वोट ऐसा है जिसको ये नजर नहीं आता। और मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये बांग्ला भाषा की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों रखा? इश्तेहार बांग्ला का शब्द नहीं है, अरबी फारसी का शब्द है जो उर्दू से आया। बताइए घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों? आप बहुत कुछ देखते हैं संसद में, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं, आपने सुना नहीं। भाई बीएसएफ 5 किलोमीटर अंदर आ सकता है, पहले था, अभी 15 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर करते अमित शाह जी। तो घुसपैठिया कहां से आता है बांग्लादेश से? एक तो दायित्व आपका है, बीएसएफ का है, बीएसएफ मतलब होम मिनिस्टर का है। तो अमित शाह क्या करे? लास्ट में मैं कहूंगा, आप सम्मान के साथ मेरा आंसर दीजिए। एक गृह मंत्री कह सकता है बंगाल में जाके उल्टा लटक के मारूंगा, एक गृह मंत्री होम मिनिस्टर कह सकता है बंगाल में आप 550 अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। कुछ नहीं है, ना मुख्य सचिव है, एक मिनट सर, तो मुख्य सचिव ना स्वास्थ्य सचिव है, ना बीडीओ, ना डीएम, ना एसडीओ, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ईवीएम मशीन को हटाना पड़ रहा है। एक से इधर से गाड़ी जा रही है, उधर से और एक ईवीएम जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाना पड़ता है। क्यों 4 घंटे ममता आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बंगाल में। दादा आप देखिए, आपने ना क्या है वो वंदे भारत चला दिए सीधा, समझ ही नहीं आ रहा, एकदम इतनी तेज बोले जा रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे जो था वो मैं उस प्रश्न के ऊपर, स्ट्रांग रूम में ममता जी का जाना दर्शाता है कि वो वीक विकेट पे आ गई। स्ट्रांग रूम का मुद्दा उठाना दर्शाता है कि बहुत वीक पॉइंट पे आ गई है और उन्हें समझ में आ गया है कि वस्तुस्थिति क्या है। और ममता जी ने अपनी आखिरी सभा में क्या बोला? गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे।
इसका मतलब अब शक पैदा हो गया कि तृणमूल रहेगा या नहीं। लेकिन ये खुद ठीक है, उनकी बात मैं वो अमिताभ तिवारी की बात चलता हूं, अमिताभ तिवारी की बात चलता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। 2021 में नहीं मिला, 2024 में नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिलेगा। अमिताभ तिवारी, देखिए एग्जिट पोल पर बहुत सारे सवाल है। कई लोगों ने एग्जिट पोल को रोक दिया है, कई लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को असम में, बंगाल में एक एज दिखाई दे रहा है। असम में तो बहुत बड़ा एज दिखाई दे रहा है। केरल में कांग्रेस वाले अलायंस को मजबूती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के अंदर भी एक क्लोज कंटेस्ट दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है बंगाल अल्ट्रा लेफ्ट से अल्ट्रा राइट की तरफ मुड़ रहा है? व्हाट इज योर आपका एनालिसिस क्या है कॉमन व्यूअर के लिए? सरल भाषा में आपको समाचार सुनाना है। ठीक है, तो जो न्यूज़ 18 के लिए हमने जो वोट वाइब का सर्वे किया है उसमें 143 टू 163 बीजेपी को आ सकती हैं और 127 टू 147 टीएमसी को आ सकती है। हम लोग हमेशा सर्वे में मिड पॉइंट बताते हैं, यानी मिड पॉइंट 153 है बीजेपी के लिए और 137 है टीएमसी के लिए। इट इज अ क्लोज कॉन्टेस्ट। लेकिन बंगाल में जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है उसमें ऐसा लगता है कि जिसको भी मिलेगी वो पूरी सरकार मिलेगी, फिर वो 180 के पार जाएगा। करेक्ट। जो दूसरा एस्पेक्ट है उसका, इसमें 39 सीट्स मार्जिनल हैं, यानी 39 सीटों पर 5% से कम की मार्जिन है। उसमें अभी 21 सीटों पर भाजपा आगे है और 18 पर टीएमसी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि मान लेते हैं 18 सीटें ये भाजपा जीत जाती है तो 170-180 हो सकती है। 20 सीटें जो बीजेपी आगे है इन सीटों पर, अगर टीएमसी जीत जाती है तो टीएमसी आगे हो जाती है। तो क्लोज कॉन्टेस्ट है। अब इसका अल्ट्रा लेफ्ट से अल्ट्रा राइट ये जो जर्नी है ये शुरू हुई है 2019 के लोकसभा चुनाव से, जब भाजपा को वहां पर 20 लोकसभा सीटें मिली और वो 121 विधानसभा सीटों में 2019 में ही आगे थी। हम 77 का नंबर देखते हैं, लेकिन 2019 में वो नंबर 121 था। उस समय नेशनलिज्म फर्वर था एक, बालाकोट और पुलवामा अटैक के बाद। अब नेशनलिज्म जो है लार्जर हिंदुत्व का एक सबसेट है, ठीक है। अब उस नेशनलिज्म फर्वर को हिंदुत्व के फर्वर में बीजेपी की कोशिश है, ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ जॉब्स, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर एंड वुमेन सेफ्टी, इन पांचों इश्यूज की वजह से बीजेपी जो है एक सवाल मेरा, कांग्रेस और लेफ्ट ममता को गिराने में मदद कर रही हैं? हाँ या ना? हाँ, कांग्रेस अच्छा कर रही है मालदा और मुर्शिदाबाद में पहले के कंपैरिजन में। ममता को नुकसान कर रही है, वो डेंट करेगी क्योंकि वहीं पर उसके एमएलए जीत के आएंगे, अगर आएंगे भी तो। और लेफ्ट भी, लेफ्ट तो लार्जली प्रेसिडेंसी में जीत करके आ सकती है, प्रेसिडेंसी में जीत के आ रहा है। कांग्रेस मेनली नुकसान कर रही है। तहसीन, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस गेम स्पॉइलर है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए, और बंगाल में अगर टीएमसी का डिबैकल हो जाता है जो एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो आप पे भी उंगली उठेगी, यानी कांग्रेस पे भी उंगली उठेगी? थैंक यू अमीश जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। मैं दो चीज़ों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपका सवाल है कांग्रेस को लेकर, क्या कांग्रेस दुकान बंद कर दे, अपनी दुकान बंद कर दे, जिसे आदरणीय बाल ठाकरे जी बोलते थे, शटर लगा दे? ये जब गोवा में आए, मेरे को ये भी एक राजनीतिक दल है, और ये जब आए गोवा में, इन्होंने 5% वोट लिया, इन्होंने करीबन 1%। हमारा डिफरेंस था गोवा में भाजपा के साथ 7%। तो क्या ये उनका अधिकार नहीं है वहां पर आना? जब ये गुजरात में आए तब उनका अधिकार नहीं है? हम क्या चुनाव नहीं लड़े? क्या इन्होंने हुमायूं कबीर जी का नाम लिया? हुमायूं कबीर जी को इन्होंने सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी, ये आपको नहीं बताएगी, लेकिन हुमायूं कबीर जी को ये अरेस्ट नहीं कर सकते थे? बताइए मुझे, टीएमसी अरेस्ट नहीं कर सकती थी हुमायूं कबीर को? ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, शाहजहां शेख जैसे एक लफंगे को आदरणीय ममता बनर्जी मैडम ने डिफेंड किया था असेंबली में, आपने कवर किया था उस चीज को। ये क्या कांग्रेस की गलती है? क्या करे कांग्रेस? कांग्रेस बंद कर दे, एक राजनीतिक दल ने वो नहीं लड़े, क्योंकि भाजपा जीत जाएगी तो कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं रहे। दूसरी चीज पे आता है, आपने सुधांशु जी पे एक सवाल पूछा और एक परसेप्शन बन रहा है, क्योंकि उन्होंने नेशनलिज्म का जिक्र किया, और मैं जानता हूं उनका जो सर्वे है वो किसी के ऑफिस से नहीं है, मैंने इनको जमीन पे काम करते हुए देखा कि ये जो घुसपैठिए कहां से आते हैं, क्या विपक्ष जो है इंडिया अलायंस घुसपैठियों को समर्थन करता है? आप लोग सबके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, चेक करना। कमजोर सरकार मनमोहन सिंह जी की, बहुत कमजोर सरकार थी, 80,000 घुसपैठियों को लात मार के बांग्लादेश भेजा। मजबूत सरकार मोदी जी की 5,000 को भी नहीं निकाल पाई। तो फिर मुझे लगा इसमें एक कोई वो होगा, इसका तात्पर्य ये होता होगा कि ज्यादा फेंसिंग मोदी जी ने किया इसलिए घुसपैठी नहीं आते। 80% बांग्लादेश के साथ फेंसिंग मनमोहन सिंह जी की सरकार ने की, 20% भी भाजपा कंप्लीट नहीं कर पाई।
यहां तक कि हाईकोर्ट गई, जबकि वो लैंड सीलिंग में जमीन ले सकती 10 से कैनॉल लेगा। और सिर्फ ये नहीं, त्रिपुरा में भी इनकी सरकार है, त्रिपुरा की सरकार कहती है हम जमीन नहीं देगी फेंसिंग के लिए। तो कहने का अर्थ है भाजपा सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है। भाजपा नहीं चाहती कि आपके मुद्दे होता है। मैं लास्ट चीज अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका मुद्दा है जैसे चुनाव खत्म हुआ 900 रुपए से अधिक उन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री गए वेस्ट बंगाल, उन्होंने वहां पे प्रचार किया, क्यों नहीं कहा कि चुनाव के बाद हम बढ़ाएंगे? ठीक है, क्यों नहीं कहा प्रधानमंत्री? क्यों आपसे छुपा? ये सवाल है। मैं बिल्कुल आपके बता रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी की बता रहा हूं, क्योंकि बोला संजीव झा जी कांग्रेस अपना शटर डाउन करती, क्लैरिटी से बोल रहे हैं हम अपनी दुकान बंद करके बैठ जाएं, क्या करें आप लोगों के चक्कर में। अच्छा, ये तो लड़े थे पहले भी दिल्ली का चुनाव, तब तो आपकी 60 सीटें आई थी, एक बार तो 67 आई थी। जब आप निपट गए तो कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी दुकान क्यों खोली। हाँ देखिए भाई, ये तो अपनी दुकान खोलेंगे ना। अब आपका माल कम बिके या ज्यादा बिके, नहीं आपके तो 7 सांसद ही मैं पता नहीं कहां निकल गए। तहसीन भाई से सहमत हूं, कांग्रेस चुनाव लड़नी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को भाजपा प्रचार नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्या बोला कि टीएमसी हार रही है, भाजपा जीत रहा है, तो नहीं बोला भाजपा हार रही है टीएमसी जीत रहा है। अपनी बात करो, अपनी प्रचार करो, सबको राइट है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, देखिए आपने कहा कि ममता दीदी क्यों गई स्ट्रांग रूम में। मुझे लगता है कि आज इस देश का इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। आप किसी भी सामान्य जनता सर्वे करा लीजिए, वो कह देगा। या ये बड़ा चुनौती भी है कि आज देश के इंडिपेंडेंट एजेंसी पे जो पॉलिटिक्स के स्टेक होल्डर का भरोसा नहीं है, तो गड़बड़ी हो सकती है। शिकायतें आई, मैं भी चुनाव लड़ा हूं और मैं 3 बार 4थी बार का विधायक हूं। अगर स्ट्रांग रूम से शिकायत आएगी तो मैं जाऊंगा और मैं तय करूंगा। एक बात, दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, सनातन धर्म के ध्वजावाहक क्या क्या बंगाल में जाकर के मंगलवार को मछली खा रहे थे। क्या कहा इनके एक मुख्यमंत्री ने कि गो मांस खाओ, घर में खाओ, और मछली खा भी रहे थे, दिखा भी रहे थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मछली खाने वाले मुगल मानसिकता के लोग हैं, तो आप मुगल के लोग कैसे हो गए? शुक्र है कि सांसद मैं तो इनको भी अंतिम बात, संजीव एक सवाल है, हुमायूं कबीर की बात कर रहे थे। हुमायूं कबीर क्या बात करेगा? मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने बोला राहुल गांधी जी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी भारतीय जनता, वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे ना वो भी। मैं आऊंगा राहुल गांधी पे, पर एक राहुल गांधी आऊंगा। मैं जब क्या कहना चाह रहा था, आप जहां फंसाना चाह रहे हैं भाई। मैं देखिए, पंजाब में आप लोगों का अलायंस होने वाला है। दिल्ली में देखा, पंजाब में आप लोगों का अलायंस होने वाला है। दिल्ली में देखा कि किस तरह से कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराई, बंगाल में जाकर के टीएमसी को हरा रही है। लेकिन हुमायूं कबीर की बात थी। मैं ये कह रहा हूं कि एक वीडियो आया जिसमें कहा कि हाँ 1000 करोड़ हमें मिले, जेल पर सिक्योरिटी किसने दिया? अगर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है तो उसको जेल पर सिक्योरिटी देने वाले कौन लोग हैं? वो भाजपा के लोग हैं। तो भाजपा द्वारा हिंदू मुस्लिम का डिबेट हो, धर्म का धंधा हो, नफरत के नाम पर चुनाव जीतकर आने वाले लोग किसी आइडियोलॉजी के नहीं हो सकते। एक सवाल आपसे, एक तो के पास सेंटर की सिक्योरिटी थी कि नहीं? बोलो, जेड सिक्योरिटी है कि नहीं? अरे तो बोला हाँ या ना? हुमायूं कबीर बनाने की बात कर रहा है। अगर वो मुलायम सिंह पे सिक्योरिटी थी कि नहीं? मायावती पे सिक्योरिटी है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट की दिया ना हुमायूं कबीर को। देखिए यहां पर स्थिति क्या होती है, दिया ना आपने। सुनिए, बात ये, जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो अब भले ही वो आतंकवाद का आरोपी क्यों ना हो, जैसे रशीद और जैसे आपके पंजाब के वो जो सांसद जो जीत के भी आ गए, अमृतपाल सिंह, उसको भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है। कारण ये है कि चुनाव के दौरान अगर कैंडिडेट की हत्या हो जाए, देखिए जब आप चुनाव लड़े तो इतनी टेक्निकल बात समझनी चाहिए, चुनाव के दौरान अगर कैंडिडेट की हत्या हो जाए तो चुनाव काउंटरमांड हो जाता है। अब सुनिए, बिल्कुल रूल है, अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैंडिडेट की हत्या हो जाए तो चुनाव काउंटरमांड हो सकता है। दूसरी बात, आपने कहा आप चुनाव लड़े हैं तो आपको ये भी पता होगा स्ट्रांग रूम में या तो कैंडिडेट जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव, यस, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता। और ये बात कहा ममता जी सिर्फ अपने भवानीपुर के स्ट्रांग रूम की बात कर सकती थी, बाकी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाले में वो नहीं जा सकती थी। ये सरासर इलीगल था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा वहां पे आकर कांग्रेस को हराया, तो ये बताइए जब ये कांग्रेस से गठबंधन में थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके कहा भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो किसकी मदद कर रहे थे? सरकार तो हमारी आई नहीं, कांग्रेस के साथ थे आप, कांग्रेस के साथ थे आप ना। अब मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे तहसीन भाई ने कहा
और इन्होंने कहा इनको चुनाव भरोसा नहीं है। भारत के इतिहास में 70 में 67 सीटें, 70 में 63 सीटें जीत के आए, तब चुनाव आयोग को भरोसा था हमारी ये सरकार में, मगर अब नहीं है। चलो कोई एक बात तो है ऑपोजिशन के लिए, मतलब कर्नाटक में सरकार जीते टप से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मतलब दिल्ली के अंदर 67 आई तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बढ़िया था। जैसी दिल्ली में आप चुनाव हारे तो कांग्रेस भी गलत, इलेक्शन कमीशन भी गलत, आप भी सही। अब ये 7 सांसद अब आपके 7 सांसद छोड़ के चले गए, राघव चड्ढा छोड़ के चले गए, स्वाति मालीवाल छोड़ के चले गई। कोई सवाल किसी का? अमीश मैं पूरी बात नहीं कर पाया। अमीश हाँ बोलिए, बात का जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। इन्होंने घुसपैठियों की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट थी 2016 में हुआ है। तमाम तो बंगाल के गांव ऐसे थे जो आधे भारत में आधे बांग्लादेश में, तो आपने फेंसिंग कहां से कर दी? दूसरा, बच्चों को नहीं पता होगा, आईएमडीटी एक्ट, आप तो वकील हैं, आईएमडीटी एक्ट इंदिरा जी के जमाने में बना हुआ था, जिसका मतलब जानते क्या? अगर आपको लगे कि आपके बगल में कोई बांग्लादेशी रह रहा है तो आपकी जिम्मेदारी आप साबित करिए बांग्लादेश उसकी नहीं। और उसके अगेंस्ट कोर्ट में कौन गया? सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे एक्स सीएम है। और जब 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश किया तो उन्होंने कहा यह भारत पे विदेशी आक्रमण के समान है। और सुनिए, एसके सिन्हा गवर्नर थे इनके जमाने में, उन्होंने कहा 5000 लोग पर डे भारत में आ रहे हैं सर घुसपैठ के। और सुनिए, इनके गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी आके बैठे हुए हैं। क्या बात करते हो मेरे भाई? सामने मैंने सिर्फ फैक्ट बोले हैं, एक भी फैक्ट गलत हो तो बताइए। अब तहसीन तो संजीव झा की भी बात कर, सुधांशु जी की बात कर, आपका सवाल क्या है? पहले सवाल ले लो, आपका सवाल पॉइंट क्या? सर मेरा सवाल टीएमसी प्रवक्ता से है कि आप क्या मतलब आपकी जो सरकार थी अभी तक मतलब बंगाल में, तो आप इतना गुंडा राज प्रमोट करते हो। अभी जैसे अभी रिसेंट में इतनी वीडियोस आई हैं, अगर कैंडिडेट्स वोट करने जा रहे हैं ईवीएम मशीन्स पे बीजेपी के लोगों पर भी टेप लगी हुई हैं और ये सब चीजें इतनी वो हो रही हैं, मारपीट कटाई, ये सब मतलब क्यों? हाँ 10 सेकंड 30 सेकंड हाँ 10 सेकंड सर आपको टेप देखा है, लेकिन 4 महीने से जो 550 पूरा आधिकारिक को ट्रांसफर की, एक भी आधे का हमारा नहीं है। ये अत्याचार नहीं है बंगाल के लोगों के लिए? 60 लाख को भी हिंदू का नाम नहीं है। कितना बीएलओ आप मार दिया जाते हैं, कितने ऐसा कहते हैं कितने लोग अधिकारी अपने चाहिए, टीएमसी के अधिकारी चाहिए। बंगाल का दुख वही इस बात का है। सर एक सेकंड में सुधांशु जी को देना चाहता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनको। हुमायूं को भी नाम लेते, जिसका नंबर नहीं है आप लोग नंबर देते हैं, लेकिन नंबर देते सर। उसको वो खुद वीडियो दे रहा है, बोले भाजपा से मुझे हजार करोड़ रुपया मिले, 1000 करोड़ रुपया मिल रहा है, और उसमें इलेक्शन करना है। ममता दी वो सारे मुसलमान वोट वो लेंगे, हिंदू वोट आप लेंगे, ममता दी पूरा बढ़ जाएंगे। तो ये प्लान, और हुमायूं को भी मिला, और एक बाबरी मस्जिद चला गया, बाबरी मस्जिद खत्म हो गया, और दूसरा बाबरी मस्जिद आपको चाहिए दंगा लगाने के लिए, हिंदू वोट पाने के लिए। सर इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। अब आंसर देता हूं, सुनिए। हुमायूं कबीर पे तो ये बोल रहे हैं, एक कौन बोला था? हृदय मोरे काबा दो नयने मदीना, कौन बोला? आपकी सांसद बोली सैनिक घोष, बोलिए भगवान राम मुसलमान थे, ये कौन बोला? इनके आगे सांसद बोले। जय मां काली बोलते, और सुनिए, ममता जी ने कहा, सुनो, जय सिया राम कहते हैं हम लोग, भगवान विष्णु को सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा, काली पूजा, शिव पूजा, सारे तीर्थों के में हम लोग जाते हैं। लेकिन आपने बताइए एक बाबरी मुझे आप सिक्योरिटी का बात किया, हुमायूं को भी सिक्योरिटी बात किया, लेकिन सिक्योरिटी ऐसा लोगों को देंगे। अरे आप शांत रहे, आपने जो काला चश्मा डाला है ये निकालिए पहले, क्योंकि काला चश्मे के हटाएंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी से दिखाई देगा आपको सब। नहीं काला नहीं है, डे नाइट है। अब रुकिए, काला नहीं है, डे नाइट। हरा चश्मा नहीं, सब पार्टियों के हरा चश्मा लगा हुआ। ओके तहसीन की बात, और इसलिए हरा ही हरा दिखता है। तहसीन कांग्रेस मतलब उन्होंने बोला राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, उनके लिए प्रचार करते हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस जो है वो ऑपोजिशन पार्टियों को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल जी इतने भोले हैं, इतने भोले कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार उसी कांग्रेस से समर्थन लेने आए। इसमें 2 बार में मैं खुद विटनेस हूं। जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब कांग्रेस के वकील के पास आए थे कि मदद करो, उनके परिवार के लोग, उनके पार्टी के लोग। उसके पहले जब 2024 में चुनाव था तब अरविंद केजरीवाल जी आए कि हमें साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। कांग्रेस इतनी बुरी तो आप आते कहे भाई कांग्रेस के पास, और जिस कांग्रेस से आप कभी समर्थन नहीं लेंगे, अपने बच्चों की कसम खाई थी, उससे आपने 2013 में समर्थन लेकर। मेरे को सुधांशु जी की सवाल की बात, देखिए क्या घुसपैठी आपको बताया जाएगा। आप जानते हैं कि देश में एनआरसी एक ही राज्य में हुआ है, आसाम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उस एनआरसी कराया, 19 लाख घुसपैठिए बाहर निकले। आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी कहते हैं हम इस एनआरसी को नहीं मानते, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के। ये भाजपा का राष्ट्रवाद है। इनके एक मंत्री है हरदीप पुरी जी, इन्होंने, आप में से किसके पास खुद का 1 बेडरूम का घर है? उन्होंने रोहिंग्या है कि नहीं देश के लिए खतरा,
है कि नहीं खतरा? खतरा है। रोहिंग्या को इन्होंने आईडी कार्ड दिया। यहां कहेंगे टीवी डिबेट में रोहिंग्या आउट आउट, वहां जाते रोहिंग्या को आईडी कार्ड के साथ 1 बेडरूम फ्लैट का इन लोग ट्वीट करते हैं। और जब हरदीप पुरी जी पे मैंने ट्वीट किया, आपने 1 बेडरूम फ्लैट क्यों दिया, ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। ये ब्रेकिंग इन्होंने की थी, ये बात देखना। अच्छा कांग्रेस में भाजपा के लिए एक लास्ट लाइन, भाजपा के लिए आप दिखाइए जिनको आईडी कार्ड मिला हो, जिस पे लिखा हो हम रोहिंग्या हैं और हमें आईडी कार्ड मिला है। आप स्कूल भी दे रहे हो, आप स्कूल भी बनाए हरदीप पुरी जी। एक लास्ट लाइन, इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए मैं हमेशा भाजपा के लिए कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आपको ठगने का काम कर रही है और इसके पीछे पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे। वैसे तहसीन भाई मेरे किसी फैक्ट का जवाब नहीं दे पाए, ना इनके होम मिनिस्टर का जवाब, ना आईएनडीटी एक्ट का जवाब, किसी भी चीज का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का जवाब, किसी भी चीज का फैक्चुअल जवाब नहीं दे पाए। अच्छा सगा नहीं है ठगा नहीं, सुनिए ये तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, कभी सगे कभी ठगे, कभी सगे विधानसभा चुनाव में ठगे, लोकसभा चुनाव में सगे, फिर विधानसभा चुनाव में फिर ठगे और फिर एक दूसरों पर लठ बजे। एक सेकेंड, अब इन्होंने बोला कि आप लोग तो खुद इनके द्वारे इनके कूचे जाते थे समर्थन मांगने के लिए, आपकी मदद इन्होंने करी, और जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब इन्होंने बेल आपको दिलवाई कांग्रेस। लेकिन एक बात बताइए, जब इनके द्वारे जाते थे आपको पता नहीं था ये इतने बुरे हैं? अच्छा, आज आपको राहुल गांधी बुरे लग रहे हैं, लेकिन उसी राहुल अभी कांग्रेस अभी तहसीन सुना, उसी राहुल गांधी के द्वार पर जाकर आप बैठे। अच्छा सुनिए ना मेरी बात, 2013 में अब राघव चड्ढा को ये ले गए क्या? 2013 में कांग्रेस ने कहा हम बिना शर्त समर्थन देते हैं, सरकार बना के दिखाएं, ये काम नहीं करेंगे। जनता ने कहा सरकार बना लो, सरकार बना लो, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात मैं अब मुझे आप दूसरी बात उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल गए राहुल गांधी के दरवाजे अलायंस के लिए, तो इसका मतलब इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, राहुल गांधी ने नहीं बनाया, यही कहना चाहते हैं ना भाई। 2019 का चुनाव इस देश के संविधान जनता बचाने का चुनाव था, इसलिए सभी अलायंस मिलकर के लड़े। पहला प्रयोग नहीं था, पहला प्रयोग नहीं था, सॉरी 2024, और ये प्रयोग 77 में हो चुका है, ये भी किए थे। तब तानाशाही खिलाफ तभी बनी थी अलायंस। एक बात बताओ, आपने 2019 बोला, 2024 बोला, 2029 में भी आप संविधान बचाने का चुनाव ही लड़ेंगे? नहीं, अगर इस तरह से हत्या होगी, मुझे लगता है ये पार्टियां, ये डिबेट, ये स्टू तभी रहेगा जब संविधान बचेगा, जनता तो बचेगा। मेरा एक सवाल, देखिए आज का जमाना है, जेन ज़ी देख रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं, पहले आपकी मोहब्बत हुई, फिर आपका ब्रेकअप हुआ, फिर आपकी मोहब्बत हुई, फिर आपका ब्रेकअप हुआ, आप रिलेशनशिप में तो नहीं है, आप सिचुएशनशिप में है क्या? मिलो ना तुमको हम चुराए, मिलो तो आप चुराए हमें, क्या हो गया? आप इस देश के जनतंत्र में हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन जब ये कैसे विचारधारा बदल जाती है? गलत बात है, अब सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन अगर बात संविधान की आ जाए, अगर बात जनता बचाने की आ जाए, तो सभी को विचारधारा से ऊपर उठकर इकट्ठा होना चाहिए, और जिम्मेदारी आपकी भी है। अंतिम बात मैं कहता हूं, हर चुनाव में घुसपैठिया मुद्दा बनता है। हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आपके साथ सांसद भी आपके साथ नहीं निकले। का चुनाव बांग्लादेशी, यूपी का चुनाव बांग्लादेशी, असम का चुनाव बांग्लादेशी, बांग्लादेशी। अरे भाई भारत सरकार आपकी है, 12 साल में क्या ऐसा किया आपने, कितने को निकाल करके केवल बांग्लादेश के नाम पर चुनाव लड़के अपने काम नहीं किया। बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी, और ये खतरनाक है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और डर बांग्लादेश को लग रहा है बीजेपी की सरकार आने में, और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान में भी यह कहा जाता है जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी तब तक भारत से बातचीत भी नहीं हो पाएगी, और भारत जो है वो बहुत कड़ा जवाब देगा। इस देश ने तो वो भी सरकारें देखी जब 26/11 हुआ और हम लोग हाथ में हाथ धर के बैठे रहे और पाकिस्तानी आतंकवादी आए, हमारे 150 निहत्थे नागरिकों को मार के चले गए और हमने चू तक नहीं करी थी, हम डोजियर खेल रहे थे। अब कम से कम जवाब तो दिया जाता है। और दूसरी बात, एक तो आप लोग तहसीन भाई, आप समझते हो रिलेशनशिप सिचुएशनशिप का मतलब, तो क्या है आपका, सिचुएशनशिप है या रिलेशनशिप है क्या आप लोगों का? टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अमीर साहब ने कहा मोहब्बत टॉक्सिक है, ये मोहब्बत तो स्थायी होती है, लिविंग रिलेशनशिप है, जब तक मन होगा साथ रहेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, फिर मन होगा। इसीलिए उत्तराखंड में यूसीसी ले आई रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन एक सवाल मेरा है,
राहुल गांधी जी ने जो बात बोली, क्या आपको लगता नहीं है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है? बीजेपी ने ट्वीट करा उसको। मेरा काम है मेरा चुनाव लड़ना, मेरा काम नहीं है कि भाजपा जीते या कोई और जीते, मुझे अपना जीतना है। देखिए मैं इलेक्शन किसी को पर आप तो जीत नहीं पा रहे ना। लेकिन आज तो सीट बढ़ रही है ना कांग्रेस की, तो क्या हमने जिम्मेदारी बढ़ रही है, मतलब 2 से 3 हो रही है, 3 से 4 हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये भी कभी 2 थे। कहेंगे ना वोट चोरी हो गया, 0 से 1-2 जितने भी आएंगे अब तो नहीं कहेंगे ना वोट चोरी हो गया। नहीं, लेकिन क्योंकि 0 वाला तो नहीं कह सकता ना मेरा वोट चोरी हो गया। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, ये बंगाल में हम बढ़ रहे हैं तो हम लड़े क्यों ना? देखिए अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये कह रहा हूं जब 40 साल से आप नहीं आए तो फिर नहीं आएंगे। तो अगर टीएमसी लड़ रही है बंगाल बचाने के लिए, अगर टीएमसी लड़ रही है भाजपा को हराने के लिए, अगर टीएमसी लड़ रही है इनके नफरत राजनीति दुकान खत्म करने के लिए, तो लड़ने दीजिए ना। अमिताभ तिवारी, फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया, फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया। नहीं, देखिए कांग्रेस एक मजबूत धड़ा है और उसने अपनी स्ट्रैटेजी अभी चेंज कर दी है। कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है दलित और मुस्लिम समाज का, उसको किसने लिया है? क्षेत्रीय दलों ने उससे ये वोट शेयर छीना है। अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है वो वोट कि अगर क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाएंगे तो कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की अपेक्षा बीजेपी के टक्कर में आ जाएगी, और इसी स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रही है। हम दिल्ली में लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बंगाल में लड़ेंगे, तृणमूल हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर कंपटीशन कांग्रेस का रीजनल पार्टी से है, कोर वोट ब्लॉक को। क्या पंजाब में कांग्रेस और आप एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन एक प्रेडिक्शन ये भी है कि कांग्रेस जो है वो पंजाब के अंदर बहुत बटी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी अगर उतना अच्छा नहीं भी कर पाई तो सिंगल लार्जेस्ट आम आदमी पार्टी हो जाएगी पंजाब। देखिए वहां पर सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, जितने भी बाईपोल हुए हैं आम आदमी पार्टी वहां पर एक वीक विकेट पे है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट शेयर है, डिवीजन है, कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा 3 पार्टियों में, और एक अकाली दल का एक और फैक्शन है जिससे वो जो एमपी की बात हो रही थी जीत करके आए। 4 दल हैं जो एंटी इनकम्बेंसी वोट को डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी वहां पर अभी भी है जाए। ओके, सवाल किसी का है? मेरा सवाल बादल देवनाथ जी से है। जैसे मेरा बहुत डायरेक्ट सवाल है, जैसे कि ममता जी लक्ष्मीर भंडार के नाम पे विमेन एम्पावरमेंट का डंका बजाती हैं, तो वैसे ही क्या ये विमेन सेफ्टी भी क्या वो रीअश्योरेंस कैसे करेंगी? यहाँ पे क्या है, अगर वो विमेन वेलफेयर स्कीम से देके कहीं ये तो उनका प्लान नहीं है ना कि लोगों को बस ध्यान भटकाने के लिए वो विमेन वेलफेयर स्कीम को इंट्रोड्यूस कर रही हैं और फिर जो मेन जहाँ पे फोकस करना चाहिए विमेन सेफ्टी का वहाँ ध्यान ही नहीं दे। ये बड़ा फैक्टर है, इसका जवाब बादल। तुम्हारे पास मोबाइल है बेटी? मोबाइल में सर्च करो, पूरे देश के अंदर महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा में कौन राज्य कौन शहर नंबर 1 में है सुरक्षा में, पहले सर्च करो। केवल 3.कुछ% है कन्विक्शन रेट वुमेन में, सर्च करो। कोलकाता, बंगाल महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा में नंबर 1 में है। और सिर्फ लक्ष्मी भंडार नहीं, ममता दीदी का 100 के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट में कौन ऐसा चीफ मिनिस्टर है ज्यादा सुविधा ममता बनर्जी सारे डॉक्टर जहां विमेन वेलफेयर स्कीम के नाम पर वहां पे उनको मंथली एड, फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है और उनकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और रेप केसेस में क्या किया जा रहा है, उन्हें बस कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, तो क्या ये वापस सही है? ओके, आरजीकर में हुआ था और 24 घंटे का अंदर ममता दीदी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आ रहा है आपके लिए, सुनिए अमित जी, बादल देवनाथ जी को याद रखना चाहिए, हमारी कैंडिडेट है रत्ना देवनाथ, जो आरजी कर्क में जो दुखद दुर्दांत घटना हुई थी उस बेटी की मां है। और इनकी तरफ से कौन लोग हैं? वो जिन पे आरोप था उनके बेटे हैं, जिन्होंने उसके बैंक अकाउंट में पैसा कहां से आया? क्या बात कर रहे हैं आप? उसके बैंक अकाउंट का क्या मतलब है? वो रेप पीड़िता की मां है। एक सेकंड करोड़ रुपया। अरे सर, वो जो शाहजहां शेख के पास पैसे थे कहां से आए, पूछ को तो देखो। सर अभी फिलहाल राजनीति में जो मौसम चला है, राघव चड्ढा जी आपकी पार्टी में आ गए, पर उससे पहले वो आपकी पार्टी पे काफ़ी तंज कसते हुए आए थे कि आपकी सरकार तो फ्री की एबड़ी बांटने में भी विश्वास नहीं रखती, फिर उन्होंने आपकी सरकार ने इतना बड़ा कर्जा कैसे ले लिया? हम लोग उस विचारधारा के हैं कि राम मंदिर में हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले इकबाल अंसारी को भी बुलाया था, गोलियां चलवाने वाले अखिलेश यादव जी की भी पार्टी को बुलाया था, कांग्रेस को भी बुलाया था। तो मुझे लगता है जो भी राष्ट्रवाद की धारा में आना चाहे हम उसको बुलाना चाहते हैं। सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके इतने खास थे और ये 10 में से 7 इतने खास कैसे निकल के चले गए? जिसे पुराना एक गाना था ना, बिछड़े सभी बारी बारी,
तो उसकी एक पंक्ति इन पे बिल्कुल फिट बैठती है, नादान तमन्ना ये शायरी रेती में में हम लोग को फंसाते उम्मीद हैं। की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी बिछड़े सभी बारी बारी। मैं जवाब दे दूं? अच्छा एक बात बताइए, एक अमिताभ भी कुछ कहना चाहते हैं। मतलब मैं आपसे क्या पूछूं, मतलब मुझे खुद दुख हो रहा है आपसे सवाल पूछते हुए। मतलब पूरा हम लोग का भी फोकस बंगाल में था, लेकिन साथ आपके सांसद ये मतलब पूरी पार्टी लेके चले गए। मतलब अच्छा, क्या हुआ क्या है आप लोगों के साथ? अच्छा एक बात बताइए, मतलब झाड़ू आपका सिंबल है, झाड़ू लग गई है एक तरह से। देखिए अच्छा बताइए, बंगाल में चुनाव था और मुझे दुख है सवाल पूछते नहीं, आप दुखी मत होइए। हाँ, इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा, दुख होना चाहिए आपको, लेकिन बंगाल में 1.5 साल पहले ईडी पहुंची थी, अब 9 महीना पहले पंजाब में पहुंच गई। भाई ये चुनाव प्रचार करने बाद में पहुंचते हैं, पहले ईडी पहुंचती है, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर ये जाते हैं। लुटेरे हैं, हमारे 8 को लूटा, 7 को लूटा, इसमें कोई अच्छा वैसे तो राहुल गांधी बीजेपी ने आप तो कहते थे, देखिए राहुल जी के लोग बिक जाते हैं, सबके लोग बिक जाते हैं, उद्धव ठाकरे के लोग बिक जाते हैं, आपके लोग, आप तो कह रहे हैं आपके लोग भी बिक रहे हैं। आपने तो बोला बिक गए, लूट लिया। एक हाँ, बात बताइए, ओके, हर कोई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास को आपने कोई सवाल पूछा जाता है इस पर? नहीं करेंगे। ओके 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 नहीं, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे, मैं बता एक मिनट बता रहा हूं, इन्होंने अपनी नाम रखा संयोजक। मैं नेता नहीं हूं, मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक हूं। और इन्होंने अपने संविधान में लिखा था 2 साल संयोजक रहेगा, 2 साल के 4, 4 के 4, 4 के 8, 8 के 6, और 2018 में संविधान बदल दिया। आज 14 साल से वो संयोजक ही बने हुए हैं। तो हर कोई अरविंद केजरीवाल अच्छा मैं जवाब दे देता हूं। अरे कम से कम उनका अध्यक्ष तो बदलता है। अच्छा सुनिए, जब से अरविंद केजरीवाल संयोजक है, बीजेपी ने 4 अध्यक्ष देखे हैं, आप नोट करिए। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे सबसे पहले जब अरविंद केजरीवाल संयोजक बने, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा और अब नितिन नवीन। 4 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बदल चुके हैं 12 साल के अंदर, और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ओके ओके, सवाल किसका है? कौन हाथ खड़ा कर रहा था? किस पे सवाल है? सर अभी आपने, मेरा नाम हर्षित राठौर है, अभी आपने बोला कि सर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बट हम स्वाति मालीवाल को कैसे भूल सकते हैं? सर उन्होंने भी तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसा क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में कि आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, अब आपको ही छोड़ के जा रहे हैं? सर वो तो इसका मतलब कमी आपके अंदर ही है ना। आप अपना घर क्यों नहीं बचा पा रहे और आप लड़ाई लड़ रहे बंगाल की? स्वाति मालीवाल पे भी केसेस थे, वो चल रहा था, वो डराया गया, राघव चड्ढा को डराया गया। भाई हमारे 2 सांसद पे ईडी का रेड हुआ और अगले दिन पार्टी में चले गए। तो हर कोई जेल नहीं जा सकता। तभी मैंने कहा स्वाति मालीवाल क्यों गई, अमित जी स्वाति मालीवाल क्यों गई? और लाइटर नोट में कहना चाहता हूं, वो बेचारी इसलिए गई कि जब वो भारत के इतिहास के एकमात्र मौका है मुख्यमंत्री आवाज में उसी की पार्टी के सांसद की पिटाई हो जाए, कोर्ट तो ने साबित कर दिया, मैं कहना साबित चाहता हो हूं, गया। यदा यदा हि महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम लात घूसा नाम कमर मध्ये चटका नाम भंजनम। इसलिए बेचारी छोड़ के चली गई। ये आरोप भाजपा का। सवाल खड़े हो। मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी में कोई नेता बोलना चाहता है तो उसको केजरीवाल पीछे क्यों कर देते हैं? वो या डरते हैं कि क्या कोई मुझसे आगे चला जाएगा? अपने करियर से डरते हैं, क्यों नहीं, ऐसा होता है? इतने सारे नेता, संजय सिंह रोज बोल रहे हैं और दहाड़ कर बोल रहे हैं। राघव चड्ढा को पीछे खींच लिया गया, स्वाति मालीवाल को पीछे खींच लिया गया। बोलने वाला बोलता है, हाँ कुछ डरपोक लोग डर जाते हैं, जेल सब नहीं जा सकता, समझो आप। सारी मैंने आपने क्लासरूम बनवाया, आपने मधुशाला खुलवाई, मतलब आरोप बीजेपी लगाती है, आपने सड़कें बना दी होंगी। पहली बार एक पार्टी ये क्लेम कर रही है हमने ब्याह करा दिया राघव चड्ढा का ब्याह हमारी वजह से हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने बोला राघव चड्ढा की तो शादी हमारी वजह से हुई है। मतलब कमाल है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, मैरिज ब्यूरो खोल रखा है आपने। अच्छा एक बात बताइए 2013 से पहले यहाँ कितने लोग राघव चड्ढा को जानते थे? तो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के कारण पहले कितने लोग केजरीवाल नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, कुमार विश्वास को जानते थे, कुमार विश्वास पॉपुलर आदमी था भाई। 2005 में सांसद जी 2005 में रमन मैक्स से मिल चुका अरविंद केजरीवाल। ये क्या कैसीन पुना वाला कैसीन भाई, सारी बातें देखिए, कई चीजें। मैं पहली पॉलिटिकल पार्टी देख रहा हूं जो ये क्लेम कर रही है कि हम सड़कें तो बनाते हैं, हम सामने हमारी वजह से राघव चड्ढा का ब्याह भी हो गया, लेकिन वो निजी मामला है। लेकिन शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास, ये पॉपुलर लोग थे जो आम आदमी पार्टी से छिटके। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उतने पॉपुलर नहीं थे। गेट माय पॉइंट, ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं आपको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आरटीआई का काम करते थे और मैं पर्सनली उनको जानता था। वो अच्छे लॉयर थे, नेता पॉपुलर नहीं थे, अच्छे वकील होने का पॉपुलर नेता थे, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो मैं वही तो कह रहा हूं, बस शांति भूषण तो मंत्री रहे।
एक बात शांति समझिए भूषण आप। मंत्री रहे। दुनिया में कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जो शुरू से लेकर हमेशा सब साथ रहे। इनके पार्टी में टूट नहीं हुई, इनके पार्टी में बताइए, टूट नहीं हुई, हमारी पार्टी का आज कांग्रेस तक में टूट वर्टिकल हुई। डिवीजन नहीं हुआ। अरे अजीब हमारे हो यहाँ गई। कितने कितने लोग, अरे सुनिए अभी कल्याण सिंह गए वापस आए, उमा भारती गई वापस आई, अभी बताया, अभी उन्होंने येदियुरप्पा गए वापस आए, येदियुरप्पा गए आए, कल्याण सिंह जी गए आए। पार्टी का वर्टिकल वो तो देखिए बीजे, देखिए एक अमूलचूल, हम बिल्कुल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एक अमूलचूल परिवर्तन, अमूलचूल डिफरेंस है बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी में नेता जाता है, उसके साथ वोट नहीं जाता है। कांग्रेस में ममता बनर्जी गई, वो अपना वोट ले गई, वाईएसआर गए, वो अपना वोट लेके गए। ऐसे कई सारे नेता हैं जो गए, वो अपना वोट लेके गए। बीजेपी में कल्याण सिंह गए, अपना वोट नहीं लेके जा पाए और वापस आए और बोला कि अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा जब शव जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा होना चाहिए। उमा भारती गई, वोट नहीं लेके गई, वोट नहीं लेके गए। प्रहलाद पटेल गए, वोट नहीं लेके गए। येदियुरप्पा गए, डेंट मारा, लेकिन फिर वापस आए। मैं आपके पास आता हूं, ये तो साथ, क्या आपको लगता है बंगाल का चुनाव, बंगाल के जो भी एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर बीजेपी वहां पर, एग्जिट पोल पे अगर हम ट्रस्ट करें तो ये बीजेपी के लिए बड़ी आइडियोलॉजिकल विन होगी? हमेशा स्टीव वॉग एक बात कहा करते थे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, कि इंडिया इज द लास्ट फ्रंटियर टू कॉन्कर, क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट में। ठीक उसी के लिए भाजपा के लिए वेस्ट बंगाल इज द लास्ट फ्रंटियर टू कॉन्कर। इसलिए पूरी मेहनत करते, जैसे इन्होंने बताया, इलेक्शन कमीशन से लेकर सारी मेहनत किए ताकि ये चुनाव जीते। तो ऑफकोर्स अगर जीतेगी तो विपक्ष के लिए एक सेटबैक होगा। टेस्ट क्रिकेट की याद दिलाई, आज के बच्चों को तो नहीं याद होगा। टेस्ट मैच में एक और रूल होता था कि 75 ओवर के बाद नई बॉल मिल जाती थी। तो बंगाल में 78 ओवर हो चुके हैं, 78 साल हो चुके हैं, आपकी नई बॉल निश्चित रूप से मिलने वाली है। चलिए, ओके, फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।